अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों तो क्वेश्चन बेहद आसान रहते हैं। साम्यावस्था पर आप लोगों के पास दाब, ताप, आयतन, अक्रिय गैस, उत्प्रेरक, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का जितना सक्रिय भाग ले रहा है वही यहां पर सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। देखो दो ही फ्लो चार्ट में सारी काम की चीज आ गई है। अगर आपने इसको भी कर लिया आपके नीट में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये दबा के अपने शॉर्ट नोट से दोस्त। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे। तो बेटा हमारे माइंड मैप सीरीज का अगला लेक्चर आप लोगों के सामने यहां पर आ चुका है और अगला लेक्चर है मेरे दोस्तों आप लोगों के पास यहां पर रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये चैप्टर आप लोगों के सामने आता है तो बच्चों को हवा खसक जाती है, भैया ये साम्य चीज है ना। सर क्वेश्चन बड़े टिपिकल यहां पर होते हैं। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों तो क्वेश्चन बेहद आसान रहते हैं। इस चैप्टर को बस देखो, जब मैं 11th में पढ़ता था कहीं पर इधर उधर लोकल कोचिंग्स में तो सिर्फ डरा दिया जाता था भैया, क्योंकि शायद वहां पर कंसेप्ट की कमी थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी और अपने आप को इंप्रूव किया तो भैया ये चैप्टर सबसे आसान लगने लगा मुझे, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि अगर इस चैप्टर की मैं आप लोगों से बात करूं तो सर नीट में इस चैप्टर में से आप लोगों के पास 1 से 2 क्वेश्चन बेटा तय है। नीट के अंदर इस चैप्टर में से मेरे दोस्त आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आना तय है। अब इस क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं कि आखिर यहां पर ये आप लोग कैसे पढ़ाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। हम लोग यहां पर आप लोगों के पास परिचय से, ठीक है। परिचय टॉपिक हम लोगों के पास यहां पर रहने वाला है। अब आइए जरा, अगर मैं आप लोगों से यहां पर परिचय टॉपिक की बात कर लूं, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं परिचय टॉपिक की आप लोगों से बात कर लूं तो भाई कौन सी चीज यहां पर आप लोगों के पास रहने वाली है, कौन सी नहीं रहने वाली है, ये एक समझने वाला पॉइंट है। तो आइए मैं एक एक चीज आप लोगों को यहां पर क्लेरिफाई करते हुए चलता हूं। चलिए, तो पहली चीज आप लोगों के पास है बेटा यहां पर साम्य यानी इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो पहली चीज है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास यहां पर क्या है, जरा समझते हुए चलिए। सर पहली चीज है हम लोगों के पास साम्य यानी इक्विलिब्रियम। साम्य अर्थात इक्विलिब्रियम। सर बैलेंस, साम्य का अगर देसी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूं तो होता है बैलेंस। जैसे आप इस पेन को देखकर समझिए, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा अभी मैंने जब बीच में पकड़ा हुआ है तो अभी आप लोगों को ये पेन एकदम बैलेंस में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कहीं भी ये सिरा इधर की तरफ झुक जाता है तो आप सभी को पता है जैसे ही ये सिरा झुक रहा है इसका मतलब पेन आपका क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया है, यानी ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम का बड़े ही सिंपल से शब्दों में यहां पर आपको बताना चाहूं तो इक्विलिब्रियम का देसी भाषा में अर्थ होता है बैलेंस। यानी आप केमिकल रिएक्शंस में अगर बैलेंस रख पा रहे हो तो उसे बोला जाएगा बेटा रासायनिक साम्य या रासायनिक इक्विलिब्रियम। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका मीनिंग यहां पर समझाना चाहूं तो इसका मीनिंग है बेटा हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों के बीच बैलेंस को ही रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा आप लोगों के पास, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों के बीच बैलेंस परिस्थिति को ही रासायनिक साम्य या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यह आप लोगों के पास पहली डेफिनेशन यहां पर हो गई। यह आप लोगों के पास क्या हो गई सर, पहली डेफिनेशन यहां पर हो गई, ठीक है सर। तो सर आखिर इसके गुण क्या हो सकते हैं जो हम लोगों को यहां पर पता होने चाहिए।
कि भैया रासायनिक साम्य में बेसिकली आप लोगों के पास जो क्रियाकारक है और वो जो उत्पाद है वो बैलेंस में है। अब भैया बैलेंस में क्या है, बैलेंस में आखिर क्या है ये तो बताओ आप, कि भैया उनकी मात्रा है, आयतन है, दाब है, दर है, क्या है बैलेंस में। तो उसी चीज को मैं आप लोगों के पास यहां पर एक ग्राफ के द्वारा आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जरा ध्यान से, शांति के साथ, धैर्य पूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर, देखिए जरा, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं मेरे प्यारे मित्रों, कि ये मैं कुछ 3 ग्राफ आप लोगों के पास यहां पर देना चाहता हूं, जरा देखते हुए चलिएगा आप। ये 3 ग्राफ मैं आप लोगों के पास देना चाहता हूं, ठीक है सर। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। सर एक क्रियाकारक यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है, और सर ऐसे ये आप लोगों के पास कौन आ रहा है, सर क्रियाकारक आ रहा है, ठीक है सर। ये यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद आ रहा है, ठीक है। मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं, सर ऊपर वाला पॉइंट आप लोगों के पास क्रियाकारक है, और सर नीचे वाला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, सर उत्पाद है। नीचे वाला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, उत्पाद है। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर बेटा क्रियाकारक की दर और उत्पाद की दर आप लोगों के पास क्या हो चुकी है दोस्त, समान हो चुकी है। तो ये पॉइंट आप लोगों के पास साम्यावस्था को दर्शा रहा है। ये पॉइंट यहां पर किसको दर्शा रहा है दोस्त, साम्यावस्था को दर्शा रहा है। सर अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं कि यहां पर ये आप लोगों के पास क्रियाकारक है, और ये सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर उत्पाद है, तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के पास, आप इस पॉइंट पर जरा गौर करने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट पर आप देखिए कि क्रियाकारक समान दर से चल रहा है, और उत्पाद भी यहां पर आप लोगों के पास समान दर से चल रहा है ना। तो ऊपर वाला पॉइंट अगेन यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, सर क्रियाकारक रहने वाला है, और ये वाला पॉइंट अगेन आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, सर उत्पाद रहने वाला है। सर अगले पॉइंट पर बात करी जाए, सर अगला पॉइंट हम लोगों के पास है, हो सकता है कि क्रियाकारक इस तरीके से यहां पर हो, और उत्पाद बेटा आप लोगों के पास इस तरीके से यहां पर हो। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, इस वाले पॉइंट पर भी क्रियाकारक और उत्पाद की बनने और बिगड़ने की दर क्या है, आप लोगों के पास समान ही है। तो ये तीनों ग्राफ बेटा आप लोगों के पास किसको दर्शा रहे हैं, ये तीनों ग्राफ मेरे दोस्त आप लोगों के पास साम्यावस्था को दर्शा रहे हैं। ये तीनों ग्राफ मेरे दोस्तों किसको दर्शा रहे हैं, सर साम्यावस्था को दर्शा रहे हैं। तो इन तीनों ग्राफ से बेटा हम लोगों को एक पॉइंट यहां पर समझने वाला मिल गया है कि आखिर साम्यावस्था पर हो क्या रहा है, ठीक है। साम्यावस्था पर हो क्या रहा है, तो आप बड़े ही आराम से यहां पर लिखेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आप पहली चीज यहां पर लिखोगे कि भैया क्रियाकारकों के निर्माण की दर, या ऐसे लिख सकते हो क्रियाकारकों के विघटन की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, कि क्रियाकारकों के विघटन की दर बराबर उत्पादों के बनने की दर। उत्पादों के बनने की दर रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों के पास, यस सर। दूसरी चीज यहां पर आप लोगों के पास जो है, वो दूसरी चीज क्या है, सर क्रियाकारक मतलब अग्र अभिक्रिया बोल सकता हूं, और उत्पाद का मतलब पश्च अभिक्रिया बोल सकता हूं। यानी सर आप कहना चाह रहे हो कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर भी क्या हो सकती है दोस्त, यहां पर बराबर हो सकती है। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, कि भाई साहब अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर यहां पर हो सकता है आप लोगों के पास पश्च अभिक्रिया की दर। क्या इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर हो गई है, ठीक है। ये आप लोगों के पास कंडीशंस है, यानी साम्यावस्था पर ये चीजें तो आपको देखने को ही मिलेगी, ये तय बात है। सर अब अगर ये तय है तो ये चीज याद रखिएगा,
एक पॉइंट में यहां पर आप लोगों को पास बताना चाह रहा हूं, एक बहुत ही शानदार पॉइंट है कि साम्यावस्था पर, है ना। अच्छा, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर साम्यावस्था और साम्य स्थिरांक एक ही होता है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो साम्यावस्था पर आप लोगों के पास, है ना, दाब, आयतन, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना। साम्यावस्था पर आप लोगों के पास दाब, ताप, आयतन, अक्रिय गैस, उत्प्रेरक, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के पास कि साम्यावस्था पर दाब, आयतन, अक्रिय गैस, व उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि साम्य अवस्था और साम्य आप लोगों के पास दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, साम्य अवस्था और साम्य स्थिरांक दोनों अलग अलग होता है। ये यहां पर नोट की फॉर्म में मैं आपको लिख देता हूं, साम्य अवस्था व साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था व साम्य स्थिरांक दोनों अलग अलग होते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? क्या इतनी चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दोस्तों आप लोगों के पास? बोलो, क्लियर है? चलिए, तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आप लोगों के पास। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक चीज और है। ये तो हो गया आप लोगों के पास साम्य से रिलेटेड चीजें। अब अगर साम्य से रिलेटेड चीजें आप लोगों को पता है, तो एक और चीज यहां पर आप लोगों के पास आने वाली है, और वो क्या है सर? सर वो है आप लोगों के पास सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। सर सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास आप लोगों के पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का जितना भाग, जितना सक्रिय भाग ले रहा है, वही यहां पर सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास कि क्रियाकारक की वह मात्रा, जो सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, वह आप लोगों के पास क्या कहलाती है दोस्त? सक्रिय द्रव्यमान यहां पर कहलाती है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बन सकता है कि ये जो सक्रिय द्रव्यमान आप लोग लेते हो, ये विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास कि सक्रिय द्रव्यमान विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं के रूप में हो सकता है। जैसे मोलरता, जैसे नॉर्मलता, जैसे मोल भिन्न। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे आप लोगों के पास हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी। अच्छा, ये याद रखना, ठोस पदार्थ, व शुद्ध द्रव,
का सक्रिय द्रव्यमान इकाई माना जाता है। ठोस पदार्थ व शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान इकाई माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी निश्चित रहती है। डेंसिटी उनकी क्या रहती है दोस्त? निश्चित यहां पर रहती है। तो ये साम्य से रिलेटेड आप लोगों के पास चीजें थी जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। ठीक है, अब इससे से जुड़ा एक और चीज आप लोगों के पास होती है सर, इसी से ही जुड़ी एक और चीज आप लोगों के पास आती है और वो होती है अभिक्रिया के प्रकार। इसी से ही जुड़ी एक और चीज आप लोगों के पास होती है, ठीक है, इसी से ही जुड़ी एक और चीज आप लोगों के पास है और वो क्या है दोस्त? अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर, अगर आप अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करते हो तो जरा देखते हुए चलिए। सर, पहली चीज मैं आप लोगों के पास यहां पर ले रहा हूं बेटा, आप लोगों के पास कि वेग के आधार पर, वेग के आधार पर आप लोगों के पास अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी। तो अगर मैं वेग के आधार पर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के पास 3 प्रकार की अभिक्रिया होगी। पहला है बेटा आप लोगों के पास तीव्र गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बहुत तेजी से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों के पास होगी आप लोगों के पास मध्यम गति की अभिक्रिया। सर, मध्यम गति की अभिक्रिया में क्या होगा कि जो क्रियाकारक है आप लोगों के पास वो उत्पाद में थोड़ा सा धीमी स्पीड से होगा, है ना, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा धीरे होगा आप लोगों के पास। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर है धीमी गति की अभिक्रिया, तो सर इस धीमी गति की अभिक्रिया का मतलब भी आप समझ सकते हो कि भैया क्रियाकारक जो आप लोगों के पास है वो उत्पाद में यहां पर बड़े ही एकदम तरीके से फास्ट स्पीड से यहां पर काम कर, सॉरी बहुत ही स्लो स्पीड से यहां पर काम करेगा। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? बोल दीजिए हाँ सर। तो वेग के आधार पर ये चीजें। सर, वेग के आधार के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर कि भैया भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोगों के पास क्या चीजें हो सकती हैं, तो जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। सर, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होगी? तो मेरे दोस्त भौतिक अवस्था के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होगी। एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास सममांगी अभिक्रिया यानी होमोजीनस रिएक्शन, और एक होगा यहां पर आप लोगों के पास विषमांगी अभिक्रिया हेट्रोजीनस रिएक्शन। सममांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया। सर, सममांगी अभिक्रिया की बात यहां पर क्या होगी, तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक उत्पाद उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान रहे, कि भौतिक अवस्था क्या रहे दोस्त? समान रहे, तो वह आप लोगों के पास सममांगी अभिक्रिया यहां पर कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल आप लोग दे सकते हो बड़ा ही शानदार सा, सर H2 प्लस I2, यहां से बेटा बनेगा आप लोगों के पास 2HI गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है सर,
लेकिन अगर मैं विषमांगी अभिक्रिया की बात करूं तो सर विषमांगी अभिक्रिया की खास बात क्या रहने वाली है आप लोगों के पास कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान ना हो, समान ना हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, विषमांगी अभिक्रियाएं यहां पर कहेंगे। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? बोल दीजिए मेरे दोस्तों, क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर, एग्जाम्पल यहां पर क्या दिया जा सकता है? सर एग्जाम्पल दिया जा सकता है CaCO3 सॉलिड है, जैसे ही आप इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस आप लोगों को दे रहा है। चूने का पत्थर टूटता है और CaO बुझा हुआ चूना और CO2 गैस यहां पर देता है। ठीक है सर, इसके अलावा लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास, सर दिशा के आधार पर, लास्ट पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास, सर दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर आप लोगों के पास अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, ये समझने वाली पॉइंट्स हैं मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों के पास, दिशा के आधार पर, वेग के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो दिशा के आधार पर यहां पर कितने प्रकार की आप लोगों के पास अभिक्रियाएं हो सकती है? तो सर दिशा के आधार पर यहां पर आप लोगों के पास दो ही प्रकार की हो सकती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के पास उत्क्रमणीय और एक आप लोगों के पास होगा अनुत्क्रमणीय। ठीक है सर, उत्क्रमणीय का मतलब यहां पर क्या रहता है आप लोगों के पास? सर उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि भैया अभिक्रिया एक ही दिशा में चले, यानी क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ, क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक, मतलब द्विदिशीय अभिक्रिया आप लोगों के पास है। ठीक है, द्विदिशीय यानी दोनों दिशाओं में, यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चले तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या होती है दोस्त, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। वहीं पर अगर मैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात करूं आप लोगों से, तो सर अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या रहने वाली है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो कि यदि क्रियाकारक से केवल और केवल आप लोगों के पास क्या बने, सर उत्पाद बने, यदि अभिक्रिया केवल अभिक्रिया केवल एक दिशा में चले तो ये आप लोगों के पास अनुत्क्रमणीय कहलाती है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो सर यहां पर हमारे पास एक और पॉइंट है आप लोगों के पास, सर ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर हम लोगों के पास है, सर ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर आप लोगों के पास अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, तो आप एकदम सट लगेगी बोल देंगे कि भैया ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ऊष्मा के आधार पर आप लोगों के पास अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों के पास ऊष्माशोषी और एक आप लोगों के पास होता है सर ऊष्माक्षेपी। नाम से ही काम क्लियर है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करके पूर्ण होगी वो आप लोगों के पास ऊष्माशोषी कहलाएंगी, और वहीं पर ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि सर ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करके पूर्ण हो। तो ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण करके पूर्ण हो, वो ऊष्माशोषी होता है। और सर ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करके पूर्ण हो।
एक तो ऊष्मा का शोषण करके पूर्ण हो और एक यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन करके पूर्ण हो। ठीक है सर, ऊष्मा शोषी के लिए है ना, ऊष्मा शोषी के लिए बात करूं मैं तो डेल्टा एच यहां पर फिर आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है और ऊष्मा शेपी के लिए डेल्टा एच बराबर यहां पर नेगेटिव होता है। ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी होगी। क्लियर हो गया? हो गया ये फ्लो चार्ट दमादम तरीके से। देखो दो ही फ्लो चार्ट में सारी काम की चीज आ गई है। अगर आपने इसको भी कर लिया आपके नीट में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। ये दबा के अपने शॉर्ट नोट्स है दोस्त, अपने शॉर्ट्स नोट है भैया तबीयत से। सर क्वेश्चन बता दो, सर क्वेश्चन देख लो रे यहां पर क्वेश्चन। नीला पेन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, एकदम झन्नाटेदार दिख रहा है। सर एक्स गिव्स वाई, अभिक्रिया में साम्य कब होगा? अरे भाई अक्कल क्या लगानी है, ये एक्स यहां पर ये वाई है। अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है तो ये अग्र अभिक्रिया है, और सर अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है तो ये आप लोगों के पास पश्च अभिक्रिया है। यानी साम्य में मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई है कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर सब बराबर होनी चाहिए। तो सर एक्स का वाई में 10% परिवर्तन होगा, किसे पता? 10, 20, 50, 70 किसे पता है? तो ये गलत है। एक्स का वाई में पूर्ण परिवर्तन, अरे यार पूर्ण हो जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो रासायनिक साम्य है यह हमेशा गतिक साम्य के रूप में होता है। यह हमेशा किस रूप में होता है दोस्त? गतिक साम्य के रूप में होता है, यानी लगातार चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह वाला स्टेटमेंट भी आप लोगों के पास गलत हो गया। एक्स का वाई में केवल 50%, देखो 50% कन्वर्जन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस मैंने बोला है कि दर समान होनी चाहिए। तो यहां x की y में परिवर्तन की दर y की x में परिवर्तन की दर के समतुल्य है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहां पर क्या दिया गया है कि भाई एक अभिक्रिया दे रखी है यहां पर N2 + 3H2 gives 2NH3, साम्य बिंदु स्थापित होने पर बतलाइए कि क्या होगा। भाई सीधी सट्ट बात है, ये अभिक्रिया अग्र है आप लोगों के पास, तो ये अभिक्रिया यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? पश्च हो जाएगी। यानी यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये क्रिया कारकों के टूटने की दर और यह अमोनिया के बनने की दर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर अमोनिया के बनने की मात्रा N2 और H2 में वियोजित होने की मात्रा के समान है। तो एकदम सट्ट लगेगा, आंसर आ गया आप लोगों के पास ऑप्शन 4। सट्ट लगेगा, लगते हैं भैया, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित कब होगा? कब होगा साम्य स्थापित? कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर यहां पर क्या हो जाए? आप लोगों के पास समान हो जाए, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों के पास था बेटा यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास हेडिंग है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन है। सर अब क्या होता है यहां पर, क्या नहीं होता है, जरा ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन को। सर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करी जाए आप लोगों से तो पॉइंट यहां पर क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कर लो। पॉइंट यहां पर यह है, पॉइंट यहां पर यह है कि सर अब आप लोगों ने साम्यावस्था की बात कर ली है, अब सर बताइए कि हम क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में कैसे यहां पर रिलेशन दे सकते हो। तो आओ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को यहां पर समझ लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया को यहां पर समझ लेते हैं। क्या आप लोगों के पास रहता है, सपोज करो एक सामान्य अभिक्रिया, एक जनरल अभिक्रिया मैं आप लोगों को लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां मैंने ले लिया है आप लोगों के पास N1A प्लस यहां पर ले लिया है दोस्त N2B, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों के पास परिवर्तित हो रहा है दोस्त N3C प्लस यहां पर परिवर्तित आ रहा है N4D। ये आप लोगों के पास एक जनरल रिएक्शन है। सर अगर इस जनरल रिएक्शन की बात करी जाए तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या रहता है सर? क्रियाकारक, ठीक है। और सर ये अगर क्रियाकारक है तो सर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या रहती है सर? उत्पाद, ठीक है। ये क्रियाकारक है और ये क्या है आप लोगों के पास? उत्पाद है। और अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि सर आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो कि चूंकि ये अभिक्रिया आपने मानी हुई है यहां पर अग्र अभिक्रिया और सर ये अभिक्रिया आप लोगों ने मानी हुई है यहां पर पश्च अभिक्रिया, तो आप लिखोगे कि अग्र अभिक्रिया में किसके वेग में परिवर्तन आएगा? क्रियाकारकों के। पश्च अभिक्रिया में किसके वेग में परिवर्तन आएगा? उत्पाद के। तो आप सीधी सट्ट लाइन यहां पर लिखोगे कि अग्र अभिक्रिया का वेग
अग्र अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समानुपाती हो जाएगा बेटा ए की सांद्रता की घात n1, ये रस समीकरण गुणांक है, और साथ में बी की सांद्रता की पावर n2, ये भी रस समीकरण गुणांक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। सर ठीक उसी तरीके से पश्च अभिक्रिया के वेग की अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, पश्च अभिक्रिया की वेग की बात करें, रेट ऑफ रिवर्स, यह समानुपाती हो जाएगा बेटा सी की सांद्रता की घात n3 और सर यहां पर डी की सांद्रता की घात n4। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि भैया साम्य अवस्था पर क्या होता है, सभी को पता है कि भैया साम्य अवस्था पर आप लोगों के पास अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर होता है मेरे दोस्त आप लोगों के पास पश्च अभिक्रिया के वेग के। अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर होगा आप लोगों के पास पश्च अभिक्रिया के वेग के। यानी मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं आप लोगों के पास कि यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा और उसको मैं बोल दूंगा KF। सर यहां पर हो जाएगा A की सांद्रता की घात n1, सर B की सांद्रता की घात यहां पर n2 बराबर, सर इसको K बैकवर्ड बोल देता हूं, रिवर्स की जगह इसको बैकवर्ड बोल देता हूं RB। ठीक है सर, आइए सर KB, सर C की सांद्रता की घात n3, सर D की सांद्रता की घात यहां पर n4। सर अगर मैं इस बैकवर्ड को यहां ले जाऊं इस नीचे तो K फॉरवर्ड बटे K बैकवर्ड, और इस चीज को अगर इधर ले जाऊं, सर C की सांद्रता यहां पर n3, सर D की सांद्रता यहां पर n4 डिवाइडेड बाय सर A की सांद्रता यहां पर n1, सर B की सांद्रता यहां पर आप लोगों के पास n2, और इसे ही बोला जाता है बेटा आप लोगों के पास साम्य अवस्था स्थिरांक Kc, और इसको बोल सकते हो आप उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय सर क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता। ये आप लोगों के पास यहां पर Kc आ गया, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया मेरे दोस्त, Kc आ गया। ठीक है मालिक, अब अगर इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, इतनी चीज अगर क्लियर है तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक और क्या हुआ, नहीं तो इसी से जुड़ी हुई एक और चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा देखने की कोशिश कीजिए आप कि सर ये तो आपने सांद्रता वाला यहां पर साम्य नियतांक बता दिया, सर दाब वाला साम्य नियतांक बताइए। तो भैया आप सभी को पता है क्या है कि भैया PV बराबर nRT, ये आदर्श गैस समीकरण है आप लोगों के पास। PV बराबर क्या होता है दोस्त, nRT होता है। अब अगर मैं यहां से इस P बराबर कर लूं मैं N/V बराबर nRT, तो सर P बराबर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, सर CRT हो सकता है कि नहीं हो सकता है। P बराबर यहां से क्या हो सकता है दोस्त, CRT हो सकता है, यानी यहां ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन हो सकती है। हाँ, अब एक चीज यहां पर ध्यान में रखिए की कोशिश कीजिए, सर क्या आप लोगों को पास होगा, सर अगर मैं यहां पर इसको PA की टर्म में लिखूं तो आप यहां पर A की सांद्रता और सर RT लिखोगे, बोलो यस। सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से PB लिखूं तो आप लिखोगे बेटा B की सांद्रता RT, सर PC लिखूंगा तो सर C की सांद्रता RT। इसी प्रकार अगर मैं PD लिखता हूं तो आप D की सांद्रता RT लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो KP बराबर सर PC, सर N3 इसका रस समीकरण गुणांक, सर PD N4 इसका रस समीकरण गुणांक, PA सर यहां पर इसका रस समीकरण गुणांक, सर PB इसका रस समीकरण गुणांक। ये हो गया। सर अब यहां पर वैल्यू रखते हैं, C की वैल्यू बताइए, सर C यहां पर N3, सर RT की पावर भी N3, सर डॉट D की पावर N4, सर RT की पावर भी यहां पर आप लोगों के पास N4 डिवाइडेड बाय सर A की पावर यहां पर N1, सर RT की पावर भी यहां पर N1 डॉट सर B की पावर यहां पर N2,
और सर RT की पावर भी यहां पर आप लोगों के पास क्या होगी दोस्त, N2 होगी। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब RT को एक जगह कर दो, बाकी की सांद्रता वाली टर्म एक जगह कर दो, तो क्या बन गया आप लोगों के पास कि भैया Kp बराबर सर C की सांद्रता N3, सर D की सांद्रता यहां पर N4 डिवाइडेड बाय सर A की सांद्रता N1, सर B की सांद्रता यहां पर N2। ठीक है, मल्टीप्लाई में सर RT की सांद्रता यहां पर ऐसे कर दो N3 प्लस N4 माइनस N1 माइनस N2, यानी ये ऊपर चला गया ना आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास ऊपर चली जाएगी ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही चीज है। तो सर यहां से Kp बराबर आप लोगों के पास, सर ये किसके बराबर होता है, देखो ये Kc के बराबर है, तो यहां पर ये Kc सर RT, और इसको यहां पर लिखा जाएगा बेटा डेल्टा Ng। ये क्या हो गया मेरे दोस्त आप लोगों के पास, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बोलो। और सर डेल्टा Ng का मतलब होता है आप लोगों के पास उत्पाद के गैसीय मोल, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। उत्पाद के गैसीय मोल, ये आप लोगों के पास है, याद रख पाओगे, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। और ये बेटा Kp और Kc में संबंध है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संबंध है, ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सर आगे की बात यहां पर देखते हैं। देखो आगे की चीज यहां पर देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के पास होगा। सर अब यहां से हेडिंग आ रही है दोस्त आप लोगों के पास Kp और Kc में संबंध। ठीक है, हेडिंग देखिए, Kp व Kc में संबंध, Kp व Kc में संबंध। सर किस प्रकार का संबंध आप यहां पर दे सकते हो Kp और Kc में, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर फॉर्मूला आप लोगों के पास आ चुका है, फॉर्मूला क्या है सर, सर Kp बराबर Kc सर RT की पावर डेल्टा Ng, यही है आप लोगों के पास, बोलो यस। सर इसमें केस नंबर 1 आप लोगों के पास यहां पर लिख देता हूं मैं कि भैया अगर आप लोगों के पास डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो जैसे ही आप यहां पर 0 से ज्यादा कोई भी पावर रखोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा Kp की वैल्यू आप लोगों के पास Kc से क्या हो जाएगी दोस्त, ज्यादा हो जाएगी। ठीक बात है। सर केस सेकंड यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है, केस सेकंड यहां पर है कि यदि डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहां पर आप लोगों के पास Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, Kc से कम हो जाएगी यहां पर। ठीक है सर, केस थर्ड यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, सर केस थर्ड यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जरा देखने की कोशिश करो कि यदि डेल्टा Ng की वैल्यू आप लोगों के पास 0 है, तो यहां से Kp बराबर क्या होगा आप लोगों के पास, Kc होगा। Kp बराबर क्या हो जाएगा दोस्त आप लोगों के पास, Kc हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, यस। और सर केस नंबर 4 जो यहां पर आप लोगों के पास है वो क्या होगा कि यदि t बराबर आप लोगों के पास 1/r हो, तो यहां से Kp बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्त, Kc हो जाएगा। ये कुछ यहां पर ऐसे स्पेशल केस हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा आइए, सर इसके अलावा यहां पर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, जरा देखिए। सर इसके अलावा यहां पर पॉइंट है उत्पाद व क्रियाकारक के स्थायित्व के बारे में जानकारी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं उत्पाद व क्रियाकारक का स्थायित्व, उत्पाद व क्रियाकारक का यहां पर स्थायित्व। क्या स्थायित्व आप लोगों के पास यहां पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सी चीज आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। आइए सर, एक चीज आप लोगों ने पढ़ी है सर, Kc बराबर आप लोगों के पास क्या होता है सर, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता, यही होता है आप लोगों के पास।
उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता। ये चीज क्लियर है? बोलो यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, देखने की कोशिश करो। देखो, अगर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास है तो क्या चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जरा देखने की कोशिश करो कि अगर आप लोगों के पास मेरे दोस्त केसी बढ़ रहा है, अगर आप लोगों के पास यहां पर लिखोगे कि भैया केसी आप लोगों के पास यहां पर बढ़ रहा है, तो आप लोग लिखोगे तो उत्पाद का स्थायित्व भी बढ़ेगा और क्रियाकारक का स्थायित्व घटेगा। उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा और क्रियाकारक का स्थायित्व यहां पर घट जाएगा। सर वहीं पर अगर केसी यहां पर कम होगा तो यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद का स्थायित्व घटेगा और ठीक हो गई यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस, ये चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर है, इसके अलावा यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होना नहीं चाह रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, ये नोट की फॉर्म में ये अक्सर पूछ ली जाती है, यदि केसी की वैल्यू बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो साम्य स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, साम्य स्थापित होने के लिए केसी की वैल्यू अराउंड 1 के आसपास होनी चाहिए, 1 के लगभग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर करवाने हैं बेटा, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन AIPMT प्री 2010 का क्वेश्चन आप लोगों के पास है। सर क्या है यहां पर लॉजिक, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर एक रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो रही है, क्या है रिएक्शन, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर 2A गैस प्लस यहां पर आप लोगों के पास B गैस, और सर यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सर 3C गैस। ठीक है, 3C गैस प्लस यहां पर D गैस यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, सर ये यहां पर क्रियाकारक और ये चीज यहां पर क्या है आप लोगों के पास उत्पाद है। ये चीज क्रियाकारक है और ये चीज क्या है बेटा, उत्पाद है। तो ए और बी दोनों की ही प्रारंभिक सांद्रता 1 मोलर ले ली गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के पास कि प्रारंभिक सांद्रता, अगर मैं बात करूं सर ये भी एक है, ये भी एक है, उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता क्या रहती है दोस्त, 0 होती है। जब डी की सांद्रता नापी जाती है तो 0.25 साम्य पर यहां पर है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना कि आप लोगों के पास जो भी साम्य पर होता है वो रस समीकरणमितीय गुणांक के अनुसार होता है, यानी किसी का कम होना रस समीकरणमितीय गुणांक के अनुसार, किसी का ज्यादा होना रस समीकरणमितीय गुणांक के अनुसार। तो यहां डी बोल दिया है आपको कि भैया 0.25 है, तो रस समीकरणमितीय गुणांक के अनुसार क्रियाकारक कम होगा। यहां पर 2 है तो यहां 2x लिख दीजिए, यहां 1 है तो यहां 1 - x लिख दीजिए। सर यहां पर 3x हो जाएगा और यहां पर x हो जाएगा, और क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि D की साम्य पर सांद्रता 0.25 है, यानी ये आप लोगों को पास दे रखा है बेटा 0.25, तो ये कितना हो जाएगा सर 3 × 0.25 बराबर 0.75 हो जाएगा। सर ये करोगे 1 - 0.25
ये आप लोगों के पास 0.75 हो जाएगा। सर ये 1 - 2 × 0.25, सर ये यहां पर 0.50 हो जाएगा। तो ये साम्य पर आप लोगों के पास सांद्रताएं आ चुकी हैं। तो हम लोगों को पूछा हुआ है साम्य स्थिरांक के मान का व्यंजक पूछा हुआ है, तो कैसे लिखोगे सर? Kc बराबर उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय, सर यहां पर लिखा जाएगा आप लोगों के पास क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता, यानी बेटा c की पावर 3, सर d की पावर यहां पर 1, सर a की पावर यहां पर आप लोगों के पास 2, सर b की पावर यहां पर 1। वैल्यू रख देते हैं 0.75 की पावर 3, सर 0.25 डिवाइडेड बाय सर 0.50 की पावर 2, और सर ये हो गया 0.75। ये आप लोगों के पास है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है, AIPMT मेंस 2012 का सवाल है। A2 तथा B2 की अभिक्रिया यहां पर दी गई है, ठीक है। एक रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास, A2 गैस प्लस B2 गैस, ठीक है। यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है दोस्त 2AB गैस। क्या दे दिया है सर? 2AB गैस। और हम लोगों को साम्य पर सांद्रताएं दे रखी है। अब प्रारंभ वाला झंझट ही छोड़ो, हम लोगों को ऑलरेडी साम्य पर सांद्रताएं दे रखी है। बताइए A2 की कितनी है? सर आपने लिख दिया 3 × 10 की पावर -3। सर B2 की कितनी है? सर 4.2 × 10 की पावर -3। सर AB की कितनी है? AB की साम्य पर सांद्रता है 2.8 × 10 की पावर -3। यह आप लोगों को दे रखा है और बोल रखा है कि यदि 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया एक बंद पात्र में होती है तो Kc का मान आप लोगों को ज्ञात करना है कि क्या रहेगा। Kc का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्त Kc का मान? तो आप लिखेंगे Kc बराबर सर उत्पाद की सांद्रता बटे में सर क्रियाकारक की सांद्रता, यही होगा। सर उत्पाद क्या है? AB है, AB की पावर 2 डिवाइडेड बाय सर A2, सर यहां से B2। वैल्यू रख दीजिए AB यानी 2.8 × 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर यहां पर 3 × 10 की पावर -3 और सर यहां पर 4.2 × 10 की पावर -3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? बोलो जल्दी से, क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है आप लोगों के पास? बोलो यस। अब अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्तों आप लोगों के पास, तो सर अरे सॉल्व कर सकते हो रे, इतने भी नालायकपना मत दिखाओ। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ठीक है। एक 20 लीटर के पात्र में CO2 400 केल्विन एवं 0.4 एटमॉस्फेयर दाब पर तथा आधिक्य में SRO के आयतन को नगण्य मानना है। पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से कम किया जाता है। जब पात्र में CO2 के दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन होगा। Kp आप लोगों को 1.6 एटमॉस्फेयर यहां पर दिया हुआ है, यह है हिसाब किताब। चलो करते हैं क्या होगा। ठीक है तो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले आप इधर देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर पॉइंट क्या चल रहा है आप लोगों के पास? सर यहां पर पॉइंट है SrCO3 सॉलिड, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है दोस्त आप लोगों के पास सर SRO सॉलिड प्लस CO2 गैस।
अच्छा, एक चीज याद रखना, सॉलिड का तो यहां पर हम लोगों के पास सांद्रता नियत मान ली जाती है क्योंकि उनकी डेंसिटी और मोलर मास नियत होता है। तो इस बारे में तो हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो हम लोगों का मतलब सिर्फ और सिर्फ CO2 से ही रहने वाला है, ना तो हमको SrCO3 से मतलब है, ना ही हम लोगों को SrO से मतलब है। ठीक है, अब आप देख लीजिए सर, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि PV बराबर nRT आप लोगों के पास होता है। ठीक है सर, यहां से सर 20 लीटर वॉल्यूम यहां पर CO2 का है, 400 केल्विन ताप है, 0.4 एटमॉस्फेयर दाब है, तो 0.4 इंटू सर 20 लीटर यहां पर बराबर n सर RT। तो सर यहां से n अगर निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा सर आप लोगों के पास, n बराबर 8 बटे RT, ये हो जाएगा। ये आप लोगों ने किसकी निकाल लिया है, CO2 के मोल निकाल लिए हैं। ये यहां से आप लोगों ने क्या निकाल लिए हैं, CO2 के मोल यहां से निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। Kp की वैल्यू दे रखी है 1.6, तो ये 1.6 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2। अब प्रेशर ऑफ CO2 बराबर क्या होगा आप लोगों के पास, प्रेशर ऑफ CO2 अगेन यहां से PV बराबर nRT, तो सर P बराबर क्या हो जाएगा सर nRT बटे V, nRT बटे V हो जाएगा आप लोगों के पास, बोलो यस। तो यहां से 1.6 बराबर सर nCO2 सर RT बटा वॉल्यूम, सर वॉल्यूम निकालनी है हम लोगों को, तो सर nCO2 बटे में 1.6 इंटू RT, वैल्यू रखिए सर nRT की वैल्यू, nCO2 की वैल्यू कितनी है 8/RT, 8/RT इंटू 1.6 इंटू RT। सर RT से RT गया, इससे ये कितनी बार कट गया, 5 बार, यानी 5 लीटर आप लोगों का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भेजी का खेल होता है, देखो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री भेजी का खेल है। ऊपर वाले ने भेजे में भेजी है तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो ये आप लोगों के पास कौन सा था भाई, ये आप लोगों के पास था कि लॉ ऑफ मास एक्शन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। सर अगला हेडिंग है बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आइए, यहां पर आइए सर, इसका कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन, एक सामान्य रिएक्शन से आप ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर, मान लीजिए एक जनरल सामान्य अभिक्रिया में आप लोगों के पास ले रहा हूं, क्या है वो अभिक्रिया, जरा देखिए सर, A प्लस 2B, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को सामने ले रहा हूं बेटा 2C प्लस 4D, 2C प्लस 4D। सर अभी आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जो रस समीकरण मितीय गुणांक आप लोगों के पास दिया गया है, जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो है 3, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 4 है, यानी अभिक्रिया इन्हीं रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार कंट्रोल होगी। ये हटा लें दो टेबल यार, बार बार हिल रहा है। ये रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार ही अभिक्रिया यहां पर कंट्रोल होगी। सर अगर मैं प्रारंभ में मोल आप लोगों से बात करूं कि मान लीजिए इसके प्रारंभ में मोल 1 दिए गए हैं, इसके 1 दिए गए हैं, उत्पाद के प्रारंभ में मोल कितने होते हैं, हमेशा 0 होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। साम्य पर अगर हम मोलों की बात कर लें तो याद रखना, क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, यानी बेटा ये समय के साथ यहां पर कम होंगे, और कम किसके अनुसार होंगे सर, रस समीकरण मितीय गुणांक के अनुसार कम होंगे, यानी 1 माइनस सर यहां 3x कर दीजिए, सर यहां पर 1 माइनस 2x कर दीजिए। सर 3x क्यों करा, क्योंकि यहां 3 इसका रस समीकरण मितीय गुणांक है, तो यहां 3x कर दिया। सर 2x क्यों किया, क्योंकि इसका 2 रस समीकरण मितीय गुणांक है। माइनस क्यों किया, क्योंकि क्रियाकारक है।
अब उत्पाद की प्रारंभिक तो 0 थी, तो सर 0 प्लस 2x करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 2x बराबर क्या कर दूंगा 2x। सर 0 प्लस 4 बराबर यहां पर क्या कर दूंगा सर 4x कर दूंगा। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? यस। तो ये साम्य पर आप लोगों के मोल हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, तो याद रखना ये जो x यहां पर टर्म लिखी गई है, ये x यहां पर किसको दर्शा रही है सर? वियोजित मोल को दर्शा रही है। ये यहां पर किसको दर्शा रही है सर? वियोजित मोल को दर्शा रही है। ठीक है सर। सर दूसरी चीज यहीं पर, दूसरी चीज सर, सेम अभिक्रिया अगर मैं आप लोगों से कर रहा हूं, यहां पर सेम अभिक्रिया इस तरीके से लिख रहा हूं अब आप लोगों के लिए, सर 3a प्लस 2b। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों के पास सिंपल एक नई अभिक्रिया लिख देता हूं, 2a प्लस b 2c प्लस 2d, ये एक अभिक्रिया है। सर यहां पर जो रस समीकरणित गुणांक है आप लोगों के पास, जो रस समीकरणित गुणांक है वो कितना है सर? 2 है, यहां पर 1 है सर, यहां 2 है, यहां पर 2 है। ये आप लोगों के पास क्या दे दिया है दोस्त? रस समीकरणित गुणांक है। अब देखो पॉइंट क्या है कि प्रारंभ में जो मोल आप लोगों के पास है वो कितने सर? ये 2 हैं, ये आप लोगों के पास 1 है, या इसके भी 2 ही मान लेते हैं, ये 0 0, ये दिए जाते हैं आपको। अब मैं वियोजित मोल नहीं पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं यहां पर आप लोगों को वियोजन की मात्रा दूंगा, वियोजन की मात्रा। तो साम्य पर मोल सर 2 माइनस 2 अल्फा, ये अल्फा है। ठीक है सर, 2 के लिए 2 अल्फा है, 1 के लिए अल्फा हो जाएगा, 2 के लिए 2 अल्फा, 1 के लिए अल्फा, 2 के लिए 2 अल्फा और यहां पर 2 अल्फा। और ये याद रखना, ये अल्फा वियोजित मोल नहीं है, ये वियोजन की मात्रा है। अल्फा यहां पर आप लोगों के पास क्या है दोस्त? वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है। यानी सर यहां पर एक लाइन आप लोगों के पास आ गई एक नई, कि वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर? वियोजित मोल, वियोजित मोल डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मोल, वियोजित मोल बटे प्रारंभिक मोल, यानी x बटा ए, x बटा ए। ये आप लोगों के पास हो गया बेटा यहां पर। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? बोलो, क्या इतनी चीज क्लियर है? अब क्लियर है तो बिना सवालों के तो चीजें आ ही नहीं सकती भाई, बिना सवालों के तो कंसेप्ट कभी समझ में आ ही नहीं सकता। थ्योरी का क्या है, थ्योरी तो 15 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है बाहर। ठीक है सर, Q प्लस आर, P गिव्स Q प्लस आर, ये आप लोगों के पास यहां पर अभिक्रिया है। सर रस समीकरणित गुणांक की अगर बात कर लूं मैं यहां पर, तो यहां पर P का 1 है, यहां पर Q का 1 है, यहां पर R का भी 1 है। यह है आप लोगों के पास रस समीकरणित गुणांक। सर अगर मैं यहां से बात कर लूं आप लोगों के पास की प्रारंभिक मोल, प्रारंभिक मोल, तो भाई P के 2 हैं, इसके 0 0 हैं। सर साम्य पर अगर मैं बात कर लूं आप लोगों के पास, साम्य पर, तो मोल हम लोग कर लेते हैं, तो मोलों के रूप में 2 माइनस एक्स, ये x हो गया। और क्वेश्चन ने दे रखा है कि भैया साम्य पर P के 0.5 मोल वियोजित हुए, तो आप क्या करोगे? 2 माइनस 0.5 बराबर ये 1.5, ये 0.5 और ये 0.5। और हम लोगों से पूछ रहा है कि भैया वियोजन की मात्रा कितनी होगी, आप बताइए। तो आप वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या लिख देंगे दोस्त? x बाय ए, x बाय ए लिखेंगे। बोलो बताइए वियोजित मात्रा कितनी है सर? 0.5 है। और प्रारंभिक मोल कितने हैं सर? 2 है। प्रारंभिक मोल कितने हैं बेटा आप लोगों के पास? 2 है। तो आप खट से यहां पर क्या करोगे?
खट से क्या करोगे 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.25। कितना हो जाएगा दोस्त 0.25 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है दोस्त? क्या इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से बता दो। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। दिस ठीक। अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन समीकरण इस प्रकार यहां पर दिया गया है। कैसे जरा देखिए सर 2CO2 गैस, सर यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है दोस्त 2CO प्लस यहां से O2 है। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। अब सर याद रखिएगा यहां पर जो रस समीकरणितीय गुणांक है, यहां पर जो रस समीकरणितीय गुणांक है वो आप लोगों के पास क्या है 2, यहां पर भी 2, यहां पर आप लोगों के पास क्या है 1 है, 2 2 1 यहां पर है। अब पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है जरा देखने की कोशिश करो। सर प्रारंभिक मोल यहां पर CO के कितने हैं दोस्त 2, यहां पर 0 0 है आप लोगों के पास। ठीक है, और साम्य पर 40% CO2 पूर्णतया वियोजित हो रही है, यानी साम्य पर मैं क्या लिखूंगा भाई, अब ये 40% याद रखना 40% 2 के अनुसार होगी क्योंकि रस समीकरणितीय गुणांक कितना है 2, तो 2 - 2 × 40/100। अब देखिए 2 के लिए इतनी है, यहां भी 2 के लिए इतनी ही होगी 40/100, और यहां 1 के लिए आधी हो जाएगी, सो 2/2 × 40/100 कर रही है। इसको कितना हो रहा है सर 2 - 0.8 बराबर 1.2, सर ये आ रहा है 0.8, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.4। तो हम लोगों ने साम्य पर मोल निकाल लिए, साम्य पर क्या निकाल लिए दोस्त मोल निकाल लिए। बोलो, तो हम लोगों से पूछा हुआ है कि साम्य पर कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए। साम्य पर कुल मोल आप लोगों के पास कितने होंगे 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.4, ये हो जाएगा दोस्त 2.4। ऑप्शन शुड बी फर्स्ट। अगला सवाल यहां पर क्या दिया हुआ है जरा देखने की कोशिश कीजिए इसको। सर सवाल है आप लोगों के पास A + B गिव्स C + D, A + B गिव्स C + D यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, ये क्रियाकारक है और ये चीज यहां पर क्या आप लोगों के पास उत्पाद है। रस समीकरणितीय गुणांक देख लेते हैं यहां पर। सर 1, सर यहां पर 1, सर यहां पर 1 और यहां पर 1, ये है आप लोगों के पास रस समीकरणितीय गुणांक। सर A की प्रारंभिक सांद्रता 3N है और B की प्रारंभिक सांद्रता N है। यहां पर अब की बार आपने क्या लिख लिया है सर प्रारंभिक सांद्रता, सर उत्पादों की हमेशा 0 0। अब है साम्य पर C की सांद्रता B के सांद्रता के तुल्य है, मतलब बराबर है, तो सर साम्य पर सांद्रता आप लिखोगे सर 3N - x, N - x, यहां x और यहां x, और क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि B की सांद्रता C की सांद्रता के तुल्य है, यानी बेटा B की सांद्रता बराबर C की सांद्रता के तुल्य है साम्य पर। यह आप लोगों के पास किस पर है दोस्त साम्य पर है। यानी अगर मैं लिखूं सर N - x बराबर x, N बराबर 2x, x बराबर N/2, तो बस D की सांद्रता कितनी होगी, बस आ गया आंसर। ये लो खट लगे का आंसर आ गया। क्लियर है सर? अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, बिना क्वेश्चन के थ्योरी का क्या ही मतलब है। 15 रुपए किलो में मिलती है थ्योरी बाहर, ठीक है, बिना क्वेश्चन की थ्योरी का मेरी नजर में तो कोई मतलब नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। फिर सर क्या है सर x2 +
y2। सर यहां से आप लोगों को क्या मिल रहा है? सर यहां से मिल रहा है 2xy। यहां से क्या मिल रहा है दोस्त आप लोगों को? पार्ट 2xy मिल रहा है। क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर इतनी चीज क्लियर है। सर अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख दूं कि सर रस समीकरणितीय गुणांक क्या होगा आप लोगों के पास, आप लिखोगे सर इसका रस समीकरणितीय गुणांक 1 है, इसका 1 है, और इसका यहां पर क्या है? 2 है। 1 1 2 यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, यस। सर अगर इतनी चीज क्लियर है तो यहां पर प्रारंभ में देख लेते हैं कि प्रारंभ में क्या यहां पर है। प्रारंभ में बेटा x2 का 1 है और y2 के 2 हैं, ये 0 है। सर साम्य पर सांद्रता लिख दूंगा मैं, या साम्य पर मोल लिख देते हैं, है ना, या प्रारंभिक सांद्रता लिख देते हैं। प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। 1 लीटर में 1 मोल और 2 लीटर में 2 मोल, ठीक है। तो सर अब साम्य पर सांद्रता कैसे आ जाएगी? साम्य पर सांद्रता लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। कैसे लिखा जाएगा? सांद्रता बराबर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? मोल डिवाइडेड बाय टोटल आयतन। मोल डिवाइडेड बाय आयतन, ये आप लोगों के पास होता है टोटल आयतन। अब देखिए 1 लीटर x का है, 2 लीटर y का है, तो टोटल 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे 1/3 माइनस एक्स, ठीक है, 1/3 माइनस एक्स। सर 2/3 माइनस एक्स, और यहां पर ये कितना हो जाएगा? 2x आप लोगों के पास हो जाएगा। और यहां पर आराम से दे रखा है एक्स वाई की साम्य पर सांद्रता है 0.3, यानी साम्य पर एक्स वाई की सांद्रता यानी 2x बराबर 0.6 है, x बराबर हो जाएगा 0.6/2, 0.3 यहां पर हो जाएगा। तो क्या करोगे? ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आंसर? खत्म। ऐसे करने होते हैं भाई, ऐसे सवाल करने होते हैं। सर अगला सवाल है, PCl5 को 10 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में गर्म किया जाता है। PCl5 को जैसे ही गर्म करोगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, PCl3 प्लस Cl2 के रूप में। और प्रारंभ में PCl5 के कितने मोल हैं दोस्त? 8 मोल हैं, इसके 0 और इसके 0 है, ठीक है। अब बोल रखा है साम्य पर 25% यहां पर वियोजित हो रहा है, तो यहां पर साम्य पर मोल निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? 8 माइनस 8 गुणा 25/100। अरे भाई इसी में से अपघटित होगा तो इसका परसेंटेज निकाल लिया। सर इसका रस समीकरण गुणांक 1 1 1 है, इसका रस समीकरण गुणांक कितना है आप लोगों के पास? 1 1 1 है, तो 1 के अनुसार इतना है तो इसके अनुसार भी इतना ही बनेगा। 8 × 25/100। सर 8 × 25/100 कैलकुलेट कर लीजिए। 25 अट्टे 202, 8 माइनस 2 बराबर 6, 25 अट्टे 200/2 100, ये भी ये। तो हम लोगों ने मोल निकाल लिए। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालेंगे तो 2 बटा टोटल मोल 6 + 2 + 2 इंटू P, 2P/10 पार्शियल PCl3 बराबर पार्शियल Cl2 बराबर ये 6 है, 6 है ये, तो 2P/6 + 2 + 2, ठीक। तो Kp निकालना है। Kp बराबर क्या हो जाएगा? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बटे में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। करो 2P/10 इंटू 2P/10 इंटू 4P/10
10 से 10 गया, P से P गया, 4P बटा 60 P अपॉन 15, P अपॉन 15। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। कर लोगे? कर लोगे? सर एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बस होने वाला है, आज जल्दी हो जाएगा। बंद पात्र में PCl5 का तापीय वियोजन निम्नानुसार है। ये PCl5 है और ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है दोस्त, PCl3 प्लस का Cl2 यहां पर है। ठीक है सर, यहां पर जो रस समीकरण मितीय गुणांक है आप लोगों के पास, वो रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है सर? 1, सर 1 और सर 1 यहां पर है। ठीक है, प्रारंभ ले लो और नहीं दिया हुआ तो 1 मान लो, 1 0 0। साम्य पर चुपचाप बोल रहा है 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, और PCl3 की है 0.25, तो ये भी कितना होगा? 0.25 होगा। तो Cl2 का आंशिक दाब कितना होगा सर? मोल भिन्न, Cl2 की मोल भिन्न गुणा में टोटल प्रेशर 0.25, 2 वायुमंडलीय। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया क्वेश्चन बेहद इजी होते हैं, क्वेश्चन बेहद इजी आप लोगों के पास होते हैं, बस आपके दिमाग में ये चीज यहां पर होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? यस। अब अगर ये चीज आप लोगों के पास क्लियर है तो सर अगली आने वाली चीज पर यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आइए सर, ली शतालिय का प्रिंसिपल है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट ऑल्सो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, आ जाओ, क्या चीजें यहां पर रहेंगी क्या नहीं रहेंगी जरा देखने की कोशिश करो। पहले यहां पर ली चतालीय प्रिंसिपल क्या कहता है? तो भाई ली चतालीय प्रिंसिपल बेसिकली आपको बता रहा होता है कि अगर हम तापमान, दाब या सांद्रता में परिवर्तन करें तो हमारा साम्य किस ओर विस्थापित होगा। तो अगर मैं आप लोगों से ली चतालीय प्रिंसिपल की और बात कर लूं मेरे दोस्त, ली चतालीय प्रिंसिपल, तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो ली चतालीय का प्रिंसिपल है ये किधर की तरफ जाना चाहेगा बेटा आप लोगों के पास? ये वहां जाना चाहेगा जहां पर आप लोगों को पास यदि सांद्रता, ताप, दाब में आप परिवर्तन कर रहे हो तो वहां पर ये अपने आप में परिवर्तन का विरोध करें। तो मैं क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास? यदि किसी साम्य में, यदि किसी साम्य में तापमान, दाब, सांद्रता अक्रिय गैस मिलाई जाती है तो साम्य में क्या परिवर्तन होता है? ये कौन बताता है बेटा? ली चतालीय प्रिंसिपल यहां पर आप लोगों को बता रहा होता है। तो आइए एक एक करके हम चीजों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप लोगों के पास होता है। ठीक है, तो सर पहली चीज है बेटा आप लोगों के पास यहां पर सांद्रता में परिवर्तन। पहली चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या है दोस्त? सांद्रता में परिवर्तन। यानी सर सांद्रता में परिवर्तन करने से आप लोगों के पास साम्य में क्या चीजें होंगी, जरा आइए एक बार यहां पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में परिवर्तन आ रहा है। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में क्या हो रहा है दोस्त? यहां पर रिएक्शन हो रही है, परिवर्तन आ रहा है। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है बेटा यहां पर कि
यदि आपने क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई तो साम्य आप लोगों के पास कहां जाएगा? अग्र दिशा में जाएगा। और यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो साम्य मेरे दोस्त आप लोगों के पास पश्च दिशा में जाएगा। इसको अग्र बोलते हो और इसको यहां पर क्या बोला जाता है बेटा? पश्च बोला जाता है। बड़ा ही आसान चीज है। सर आइए अगली चीज है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन। सर दाब में परिवर्तन से आप यहां पर किस तरीके से बेटा इंपैक्ट डाल सकते हैं साम्य पर? आइए मान लीजिए बेटा यहां पर 2A गैस प्लस 3B गैस, ठीक है, यहां से गिव्स 4C गैस प्लस 3D गैस, ये आप लोगों के पास है। ठीक है, तो सर यदि आप दाब बढ़ाओगे तो साम्य उस ओर विस्थापित होगा जहां गैसीय मोलों की संख्या कम हो। गैसीय मोलों की संख्या यहां पर क्या हो दोस्त आप लोगों के पास? कम हो। ठीक है, और यदि मैं यहां पर लिखूं यदि प्रेशर कम किया तो साम्य उस ओर स्थापित होगा जहां गैसीय मोलों की संख्या अधिक हो। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया दाब में परिवर्तन से? यस। अब अगर दाब में परिवर्तन से ये पॉइंट क्लियर है तो सर अगली चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सर अगली चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या होगी, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर अगली चीज है बेटा सांद्रता में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। सर ताप में परिवर्तन। अगली चीज आप लोगों के पास क्या है? सर ताप में परिवर्तन। सर ताप में परिवर्तन करने से आप लोगों के पास यहां पर क्या चीज होगी, जरा देखने की कोशिश कीजिए। देखना सर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए बात करूं तो डेल्टा H यहां पर क्या होता है दोस्त? पॉजिटिव होता है। यानी अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो साम्य अग्र दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने टेम्परेचर यहां पर कम कर दिया तो साम्य बेटा आप लोगों के पास पश्चिम दिशा में आएगा। साम्य कौन सी दिशा में आएगा? पश्चिम दिशा में। सर वहीं पर अगर मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात कर दूं तो इनके लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। और सर यदि यहां पर टेम्परेचर घट जाए तो आप लोगों के पास अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आती है। अभिक्रिया कौन सी दिशा में आती है दोस्त? पश्चिम दिशा में आती है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर आ जाओ इधर। सर अक्रिय गैस मिलाने पर आप लोगों के पास साम्य में क्या परिवर्तन यहां पर आने वाला है, जरा इस पॉइंट को भी आप ढंग से देख लीजिए कि यदि आप अक्रिय गैस मिला रहे हैं मेरे दोस्त नियत दाब नियत आयतन पर, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के पास नियत दाब पर, और यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के पास नियत आयतन पर। ठीक है सर, नियत दाब पर क्या होगा? साम्य वहां जाएगा जहां अधिक मोल होंगे, तो नियत दाब पर क्या होगा? साम्य उस ओर जाएगा
जहां गैसीय मोल अधिक होंगे। तो नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, एक चीज और है, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं दो साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। एक हेडिंग और है, इंटरेस्टिंग हेडिंग है, साम्य नियतांक को साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आप लोगों के पास साम्य नियतांक को यहां पर प्रभावित करते हैं, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। पहला है बेटा आप लोगों के पास दाब, दूसरा है बेटा आप लोगों के पास आयतन, ठीक है, तीसरा है मेरे दोस्त आप लोगों के पास उत्प्रेरक, ठीक है, चौथा है बेटा आप लोगों के पास सांद्रता, और पांचवा है बेटा आप लोगों के पास तापमान। तो एक चीज याद रखना, इन चारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन चारों से कोई भी प्रभाव आप लोगों के पास नहीं पड़ता है साम्य नियतांक पर। जो भी प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, केवल तापमान का प्रभाव है। केवल तापमान का प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन होती है आप लोगों के पास, सर log base 10 सर K2 by K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, सर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन होती है, उसके बेसिस पर यहां पर आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है सर, 6 पॉइंट है आप लोगों के पास अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर। अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर कैसे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने लिखा हुआ है a प्लस बी गिव्स यहां पर c प्लस डी, और इसके लिए है आप लोगों के पास साम्य स्थिरांक Kc है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभिक्रिया उल्टी कर दी, यदि अभिक्रिया पलट दी, मतलब c प्लस डी गिव्स a प्लस बी, तो यहां पर जो नया Kc हो गया ये उल्टा हो जाएगा आप लोगों के प्रारंभिक Kc का। ठीक है सर, बी पॉइंट यदि अभिक्रिया को n गुणांक से गुणा किया, मतलब जैसे ये Na प्लस एन बी गिव्स Nc प्लस Nd, अगर आपने इस तरीके से किसी गुणांक से गुणा कर दिया है तो जो नया Kc डैश हो जाएगा वो पुराने Kc की पावर n हो जाएगा। ठीक है सर, सी पॉइंट है यदि अभिक्रिया को 1/n गुणांक से भाग दिया, यानी 1/Na प्लस 1/nb गिव्स 1/nc प्लस 1/nd, तो जो नया Kc डैश हो जाएगा वो आप लोगों के पास हो जाएगा Kc की पावर 1/n। ठीक है, ये चीज करनी पड़ेगी। सर लास्ट पॉइंट आप लोगों के पास 7th पॉइंट है Qc, यानी अभिक्रिया की लब्धि। अभिक्रिया की लब्धि। ठीक है सर, Qc बराबर भी वही होता है सर उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय सर क्रियाकारक की सांद्रता। बस एक चीज में यही अंतर होता है कि Qc आप किसी भी अवस्था पर ज्ञात कर सकते हो, लेकिन Kc हमेशा साम्य अवस्था पर ही ज्ञात करेंगे। यहां नोट में लिख सकता हूं, Qc की गणना किसी भी अवस्था पर हो सकती है,
किसी भी जबकि Kc की गणना केवल साम्य अवस्था पर। ठीक है, इसके 3 केस, Qc बराबर Kc बराबर साम्य अवस्था, Qc की वैल्यू Kc से ज्यादा हो तो पश्च अभिक्रिया होगी, Qc की वैल्यू कम हो Kc से तो आप लोगों के पास अग्र अभिक्रिया होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि समपक्ष 2 पेंटीन विपक्ष 2 पेंटीन है, उक्त साम्यावस्था के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान 400 केल्विन पर इतना है, यदि पात्र में और अधिक विपक्ष 2 पेंटीन डाल दी जाए। तो मतलब आप देखिए कि विपक्ष 2 पेंटीन आप लोगों के पास उत्पाद वाली साइड है, जबकि समपक्ष 2 पेंटीन यहां पर क्रियाकारक वाली साइड है। यानी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हो तो साम्य किस ओर, मतलब साम्यावस्था किस ओर जा सकती है। तो अगर आपने यहां पर उत्पाद को बढ़ा दिया तो साम्यावस्था हमारे पास यहां पर क्रियाकारक की तरफ शिफ्ट हो सकती है, तो अतिरिक्त समपक्ष 2 पेंटीन बनेगा, है ना, 2 पेंटीन यहां पर आप लोगों के पास बनेगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए सर अगली चीज, सर यह निम्न साम्य अभिक्रियाओं में कौन सा साम्य दाहिनी ओर स्थापित होगा यदि कुल दाब में कमी आ रही है। दाब में कमी आ रही है तो साम्य अधिक गैसीय मोलों की तरफ जाएगा, अधिक गैसीय मोलों की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कि अधिक गैस के मोल, देखो 3 + 1 4 2, सर 2 2 समान हो गए, सर 1 2 2 समान हो गए, सर 1 है 2 है, अधिक मोलों की ओर मतलब दाहिनी ओर जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। खत्म। सर अगला सवाल है यहां पर, सर N2 + 3H2, N2 + 3H2 गिव्स, यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों के पास है 2NH3, एक अभिक्रिया है और सर यहां पर ऊष्मा बाहर की तरफ निकल रही है, यानी डेल्टा H यहां पर -21.9 किलो कैलोरी होगा। और नेगेटिव का मतलब यह अभिक्रिया आप लोगों के पास क्या है सर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सी है आप लोगों के पास, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सर पॉइंट यहां पर देखने की कोशिश करो क्या बनेगा। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास रहने वाला है कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अग्र दिशा में हम लोगों को जाना है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोस्त, कम होना चाहिए। और सर यहां पर अगर आप NR के मोल चेक करें, 3 + 1 4 है, यहां पर NP के मोल 2 हैं, तो 2 और 4 है, कम मोलों की ओर प्रेशर बढ़ना चाहिए, लो टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ठीक सर, लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास कि वाष्प घनत्व विधि के द्वारा वियोजन की मात्रा की गणना करना, यानी अल्फा की गणना करना। इसमें 2 ही फॉर्मूले आप लोगों के पास यूज आएंगे मेरे बच्चे, केवल 2 ही फॉर्मूले आप लोगों के पास यूज आएंगे। क्या है वो 2 फॉर्मूले, जरा देखने की कोशिश कीजिए। एक ले रहा हूं मैं आप लोगों के पास वियोजन के केस में, और एक यहां पर मैं ले रहा हूं आप लोगों के पास संयोजन के केस में। एक वियोजन है और एक संयोजन है। सर अल्फा बराबर d - स्मॉल d अपॉन n - 1 और यहां पर स्मॉल d, ये आप लोगों के पास वियोजन वाला केस है। और सर संयोजन वाले केस में अल्फा कैसे निकाला जाता है, d - d अपॉन स्मॉल d 1 - 1/n। ये आप लोगों के पास यहां पर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास फॉर्मूलाज हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, कैपिटल D यहां पर इनिशियल वेपर डेंसिटी है, स्मॉल d यहां पर t समय बाद वेपर डेंसिटी है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, कैपिटल D यहां पर प्रारंभिक वाष्प घनत्व,
और स्मॉल डी यहां पर T समय पश्चात या T डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एक चीज ये भी याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट ठीक चेक करो भाई। यहां पर PCl5 का वाष्प घनत्व 104.5 पाया गया, कैपिटल डी है। और अणुभार से अगर मैं निकालना चाहूं तो वाष्प घनत्व डी वाला गणना द्वारा मॉलिक्यूलर वेट बटा 2, 208.5 बटा 2, 104.25 है। तो जब हम अल्फा निकालेंगे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी n-1 करोगे, 104.25 माइनस 104.25 ठीक है। PCl5 है 2 माइनस 2 माइनस 1 0। अब PCl5 ऐसे ही तो टूटता है नालायकों। तो यहां पर NR बराबर 1 होगा और ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल यहां पर देखिए कि समीकरण अल्फा कैपिटल डी माइनस डी बराबर n-1, कंपेयर करके देख लो, कंपेयर करके देख लो। n बटा 2 प्लस n/3 माइनस 1 क्या बच रहा है 6, 3n प्लस 2n 5n बाय, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहां करिए आप 3 एल्शियम n-1, तो ये बचेगा हमारे पास। सो ये आप लोगों का यहां पर कंप्लीट वन शॉट के अंदर हम लोगों ने सारी चीजों की यहां पर गणना कर ली है, सारे टॉपिक करा दिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है आप लोगों का, एक भी टॉपिक यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों के पास नहीं छूटा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को सवाल भी करा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों से आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद।